तो हेलो माय ऑल इनसाइडर्स, स्वागत है आप सभी का बायो साइट पे। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अपने जो आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है, उसको अच्छे से जितने भी सारे उसके कॉन्सेप्ट से, जितने भी सारे उसके टॉपिक्स से बहुत ही अच्छे से उसको कवर भी किया था। और लास्ट में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपका जितने भी सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया था, आपको जितने भी सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया था उन सारों के, ठीक है, चाहे वो आपके नीट के एमसीक्यूज हो, चाहे वो आपका जनरल एमसीक्यूज हो, सारों को मैंने क्या किया था, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी कुछ उसका बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया था, बट अभी जो है हम लोग अभी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही अच्छे से आपका डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है जिसको आपका सिंगर एंड निकोलसन ने साल 1972 को दिया था, उसको भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बात को आप समझ रहे हो? तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बस साथ मतलब लास्ट तक क्लास के जुड़े रहिए और हम लोग आज क्लास को बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि सबका घर है, चलो सर घर है। अब अगर मैं बात करूं कि घर के आदमी मतलब आदमी आपका घर है, ठीक है, घर के बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन आएगा, इसको डिसाइड कौन करता है? एक जनरल सा सवाल है, कौन डिसाइड करता है सर? दरवाजा। अगर दरवाजा ना हो तो कोई घर के बाहर अंदर आ पाएगा? नहीं पाएगा सर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आपको जैसे अपना मोबाइल है, ठीक है, अपने मोबाइल में कोई चीज़ इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपका वो इंस्टॉल करने का अलाउ कौन देता है? आपका सिक्योरिटी जो परमिशन मांगता है ना, ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम होता है मोबाइल का। ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर कौन सा मोलिक्यूल आएगा, कौन सा सब्सटेंस आएगा, सेल के अंदर, सेल के बाहर कौन सा मोलिक्यूल जाएगा, कौन सा सब्सटेंस जाएगा, उसको आपका कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। क्या मेरी बात है आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब हम लोग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको जितनी भी सारी चीजें बताई थी, मैं उसको एक बार छोटे से बस अच्छे से क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका सिमिलर है किसमें, इन सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बात को आप समझ रहे हो? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका चाहे प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है। अब सेकंड चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब अगर मैं एनिमल सेल का बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, किसमें? एनिमल सेल में। किसमें भाई साहब? एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है या फिर आउटर मोस्ट लेयर होता है। और अगर मैं प्लांट सेल में बात करूं तो सेल वॉल के जस्ट अंदर होता है। या फिर अगर बैक्टीरियल सेल में बात करूं तो सबसे पहले आपका कौन होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल आता है, उसके बाद आपका फिर कौन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, एनिमल सेल में। अब अगर मैं एनिमल सेल में बात करूं तो एनिमल सेल में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्या आपको पता है? जी सर हमको पता है। अब तीसरा चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपका क्या होता है सर, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल। अब ये सेमी परमिएबल क्या होता है, या फिर हम लोग इसको सिलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं। मतलब कौन सा, ये आपका क्या, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, क्या सेल मेम्ब्रेन से हर एक पदार्थ, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक सब्सटेंस आराम से आर पार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये आपका सेमी परमिएबल होता है। मतलब ये कुछ ही पदार्थ को अपने से होकर जाने देता है और कुछ को ये क्या करता है, कुछ को नहीं देता। बात को आप समझ रहे हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। क्या आपको याद है? जी सर। अब मैंने ये भी बताया था कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना होता है किससे, लिपिड के बाइलेयर से। ठीक है, लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। क्या मैंने आपको बनाया था, क्या बताया था? ठीक है, अब मैंने बताया था ये जो आपका बाइलेयर होता है, ठीक है, बाइलेयर किसका होता है सर, किस चीज के, लिपिड के बाइलेयर, किस चीज के बाइलेयर से बना होता है, तो ये लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। और लिपिड में अगर मैं बात करूं आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलो। बात को आप समझ रहे हैं? अब अगर मैं बात करूं एनिमल सेल में तो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो ये आपके लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। अब लिपिड में आपका इसमें मेनली दो तरह के लिपिड पाए जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है फॉस्फोलिपिड जो मेजर अमाउंट में होता है किसमें, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, लिपिड में कौन सा लिपिड सर, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स।
ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में, एक छोटे से अमाउंट में आपका लिपिड ये किस में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में ही पाया जाता है। ये ओनली ऑन पाया जाता है सिर्फ एनिमल सेल में। आपका बात को आप समझ रहे हैं। तो अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये आपका क्या होता है, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल का। उसके बाद सर ये सेमी परमेबल होता है या फिर सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेकंड, ये आपका बाइलेयर लिपिड का क्या होता है, बाइलेयर होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हम लोग आ जाते हैं अब किसमें, आपका मोस्ट एक्सेप्टेड या फिर वाइडली एक मॉडल है। ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल को दिया था। बात को आप समझ रहे हैं। जैसे कि अगर बात करूं मैं सैंडविच मॉडल का, ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल आए, बट वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सही तरीके से जो इसका फंक्शन हुआ, सही तरीके से इसका जो कॉम्पोजिशन हुआ, उसको अच्छे तरीके से, उतना अच्छे से क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है। अब लेकिन बाद में आपका आया कौन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे उसके बाद आया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आपका एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली मॉडल है। बात को आप समझ रहे हैं। मतलब आपका चाहे नीट्स हो, चाहे नीट का बात करें, चाहे बोर्ड का बात करें, सारे के सारे में आपका जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो किस में पूछा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पूछा जाता है। और सभी हम लोग इसको इसी को पढ़ाया जाता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जितने भी सारे डिटेल आपका पढ़ाया जाता है, वो किसके अंदर पाया जाता है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। अब सर इतना तो हमको पता चल गया कि सारी चीज़ हम लोग आज डिस्कशन करने वाले किसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ठीक है, ये दिया किसके, कौन दिया था इसको, तो आप सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये आपको दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने। कौन कौन, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। क्या इतनी बातें याद रहेगी, जी सर याद रहेगी। अब इसको कब दिया था उन्होंने दिया था इसे साल 1972 में। कब, साल 1972 में। अब आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, कौन, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोल रहा है, ये जो आपका प्लाज्मा कौन है सर, कौन है बेटा, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेनली दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका मेनली कितनी चीज़ों से बना होता है, आपका दो चीज़ों से बना होता है। ठीक है। एक तो आपका सर लिपिड, ठीक है, एक तो आपका लिपिड, और दूसरा आपका बना होता है किससे सर, प्रोटीन से बना होता है। किससे, लिपिड, और सेकेंडली ये बना होता है आपका किससे, प्रोटीन से। अब लिपिड में भी, ये आपके लिपिड में दो तरीके से, अगर मैं बात करूं हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आपका मोस्ट अमाउंट में, मेजर अमाउंट में, ये आपका जो बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बना होता है आपका किसका, फॉस्फोलिपिड का। किसका, फॉस्फोलिपिड। और इसमें स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो आपका क्या बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है। तो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका क्या बोले, इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। बात को आप समझ रहे हैं। ये आपका मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अब इसको हम लोग आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेनली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, दो चीजों से बनाता है। एक तो आपका प्रोटीन, और सेकंड आपका कंपाउंड। ठीक है। तो मतलब कंपाउंड बोल रहे हैं, सॉरी, लिपिड से। ठीक है। अब लिपिड में भी मेजर अमाउंट में कौन सा लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉस्फोलिपिड को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आपका प्रोटीन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर, आपका ये जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, कौन, हाँ, ये जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, आपको पता है कि सर ये आपका क्या होता है, अगर मेम्ब्रेन का बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है। ठीक है। अब देखो ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है, इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये आपका पोलर हेड होता है, ठीक है, एक तो ये आपका हेड हो गया, और दूसरा इसका टेल। और ये जो आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। मतलब जैसे ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इसका बाइलेयर होता है इस तरीके से। मैं बना देता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। ठीक है। ये आपका, एक मिनट रुकना, ये यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके इसमें कुछ जो है आपके फॉस्फोलिपिड्स में, यहाँ पे आपको कुछ पाए जाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। क्या पाए जाते हैं सर,
यहाँ पे आपके जगह जगह पे आपको कुछ मिलेंगे आपके प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो, अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपको कहीं कहीं पे मिलेंगे आपके कोलेस्ट्रॉल्स भी इसमें पाए जाते हैं। क्या क्या सर? कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है सर? ये भी आपका एक क्या है? प्रोटीन ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे ये लिपिड का बाइलेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? बाइलेयर होता है। अब फॉस्फोलिपिड के मैंने बोला दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका ये, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका हेड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हेड होता है। ये आपका फॉस्फोलिपिड का क्या होता है? हेड होता है, जो कि आपका होता है क्या सर? जो कि आपका होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है ये? हाइड्रोफिलिक होता है। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। मतलब सर ये जो आपका हेड होता है ना, हेड जो होता है ये आपका मेम्ब्रेन का, ये क्या होता है? वाटर लविंग होता है। क्या होता है बेटा? वाटर लविंग होता है। क्या मेरी बातों को समझ रहे हो? और अब ये जो आपका टेल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपका होता है इसका फॉस्फोलिपिड के टेल, ठीक है, जो कि आपका होता है क्या? जो कि आपका ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? हाइड्रो मतलब जल, फोबिक मतलब फियरिंग, मतलब ये आपका जल से थोड़ा दूर भागता है, मतलब वाटर फियरिंग इसको बोल सकते हैं। बात को आप समझ रहे? वाटर फियरिंग, ठीक है, ये थोड़ा जल से दूर भागता है। अब ये जो आपका हेड होता है ना, ये जो आपका मैंने हेड लिखा है आपको, ये हेड होता है पोलर। कैसा होता है? पोलर। और ये जो आपका टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, ये याद रखना, ठीक है। पोलर मतलब चार्ज्ड, नॉन पोलर मतलब नॉन चार्ज। बात को आप समझ रहे हैं? अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है, मतलब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है लिपिड के बाइलेयर से। और लिपिड में भी आपका मेजर अमाउंट में कौन सा लिपिड पाया जाता है? फॉस्फोलिपिड। अब अगर मैं बोला जाता हूँ, देखो फॉस्फोलिपिड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड में मोस्ट कॉमन जो फॉस्फोलिपिड है जो आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको बस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ फॉस्फोलिपिड में मोस्ट कॉमन सा फॉस्फोलिपिड कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन सा फॉस्फोलिपिड अगर मैं बात करूं, मोस्ट जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड आपका कौन सा पाया जाता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? उसे बोला जाता है आपका लेसिथिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेसिथिन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज आपका मैंने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? लिपिड के बाइलेयर से बना होता है। और लिपिड का वजह से आपका फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स, एक तो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम लोग बोला जाता है क्या? हेड होता है, ठीक है, जो आउटर पाया जाता है। अब उसके बाद में इनर पार्ट में आपका पाया जाता है कौन? टेल। जो आपका हेड होता है वो होता है सर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। बात को आप समझ रहे हैं? ये वाटर के साथ इसका अच्छा खासा दोस्ती हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं टेल का, तो ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाटर को अपना क्या समझता है? थोड़ा दुश्मन समझ रहा है। बात को आप समझ रहे हैं? तो वाटर के साथ इसका कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। बट ये जो हेड है, हेड क्या होता है सर? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? जी सर, आपकी बातें तो हमको अच्छे से सारी बातें क्लियर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमको यहाँ पे दिख रही होंगी कुछ आपके, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ठीक है। और भी मैंने यहाँ पे बनाना छोड़ दिया है, मतलब देखो और भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बात को आप समझ रहे हैं? ये क्या है सर? ये है आपके प्रोटीन्स। अब आपका प्रोटीन्स, अब आपके सेल मेम्ब्रेन में कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, किस तरीके से पाए जाते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मैंने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो तरह के कंपोनेंट से आपके क्या होते हैं? बने होते हैं। सबसे पहले आपका कौन हो गया? प्रोटीन, और दूसरा हो गया लिपिड। लिपिड में भी आपका किससे? फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, इतना तो हमको पता है। अब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो जो बना होता है प्रोटीन से, ऑन द, अब प्रोटीन है ना, प्रोटीन को बांटा जाता है आपका एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction on the basis of ease of extraction, ठीक है। प्रोटीन आपका दो भागों में डिवाइड किया जाता है। किसको? प्रोटीन को। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। एक तो आपका हो गया
प्रोटीन आपका होता है, एक पाया जाता है इंटीग्रल, ठीक है, एक प्रोटीन है आपका कौन, इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा आपका कौन होता है सर, पेरीफेरल प्रोटीन। कौन सा हो जाता है, पेरीफेरल प्रोटीन। या फिर इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका इंट्रिंसिक, ठीक है, इंटीग्रल बोलो या फिर बोलो इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर पेरीफेरल बोलो, या फिर इसको बोला जाता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जी आपका क्या बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बना होता है। बात को आप समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है, देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसे प्रोटीन है जो पूरे मेम्ब्रेन को यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो आपके मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो आपका क्या है, मेम्ब्रेन के सरफेस पर है। बात को आप समझ रहे हैं। तो कौन से प्रोटीन को कितनी आसानी से मेम्ब्रेन से निकाला जाता है, इस बेसिस पर हमको प्रोटीन जो है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, सेकंड ये आपका बोला जाता है पेरीफेरल या फिर इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है, या फिर आपका क्या बोला जाता है, 1 मिनट, यहाँ पे एस हो गया है, पेरीफेरल या फिर इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब आपका इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर दूँ, 1 मिनट। अब रखा 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ अब यहाँ पे देखो तो पहले मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, बाद में मिले या ना मिले। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ आपका, देखो हम लोग बात किसका कर रहे हैं सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ये हमको पता है इतना, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स का मैंने आपको बता दिया, फॉस्फोलिपिड्स का मेनली 2 पार्ट्स होता है, एक तो उसका हेड जो आपका वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और दूसरा उसका टेल जो आपका क्या होता है, वाटर फियरिंग होता है, यानी हाइड्रोफोबिक होता है। इतना बात क्लियर है। अब मैं आता हूँ किसके, प्रोटीन्स में, ठीक है। अब देखो आपका एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहा है जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, proteins are embedded in प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर बोलो आपका फॉस्फोलिपिड्स, इन फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपके मतलब किससे, फॉस्फोलिपिड से होते हैं, बंधे हुए होते हैं या फिर उसमें घुसे हुए होते हैं, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी बांटता है किसको, प्रोटीन्स को, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कि कौन से प्रोटीन को हम लोग कितना आसानी से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन से प्रोटीन को कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आपका एनसीईआरटी इसे 2 भागों में डिवाइड करता है। एक मैंने क्या बोला, एक तो मैंने बोला आपका इंट्रिंसिक, एक आपका हो जाएगा इंट्रिंसिक या फिर इसको बोलो क्या, पेरीफेरल इंट्रिंसिक, ठीक है, या फिर इसको बोलो आप इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर आपका इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पेरीफेरल, या फिर इसको बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब आपका देखो ऑन द किसको हम लोग बांट रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात किसका कर रहे हैं, प्रोटीन का। बात को आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले एक्सट्रिंसिक या फिर आपका इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्या है, प्रोटीन्स है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स आप तुमको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो आपका जो फॉस्फोलिपिड्स का जो आपका मेम्ब्रेन है उसमें पूरी तरीके से क्या है, घिरे हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से घुसे हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, देखो ये जो प्रोटीन्स है ये आपके मेम्ब्रेन के क्या है, या तो फुल्ली तरीके से ये आपका फुल्ली तरीके से बंधे हुए हैं, इससे फुल्ली तरीके से इसमें घुसा हुआ है, दूसरा या फिर इसमें पार्शियली तरीके से क्या है, एम्बेडेड होता है। बात को आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन होता है, ठीक है, ये आपका इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो आपका कंप्लीटली, ठीक है, जो आपके कंप्लीटली या बोलें पार्शियली बरीड होते हैं, या पार्शियली बरीड इन मेम्ब्रेन,
बात को आप समझ रहे हैं। और ये जो आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ना, ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन को जो है सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पे? सरफेस पे। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये जो सरफेस पे है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन सरफेस पे है, क्या उसको हटाना जल्दी ज़्यादा आसान होगा इसके मुकाबले में जो पूरी तरीके से घुसे हुए? जी सर, ये जो आपके मेम्ब्रेन सरफेस पे है ना, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से हटा सकते हैं। बात को आप समझ रहे हैं? ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। इसी आधार पर क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कौन से प्रोटीन को हम लोग मेम्ब्रेन से कितना आसानी से निकाल सकते हैं। आपका प्रोटीन दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आपका इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक बोलो, दूसरा आपका पेरिफेरल या फिर उसको बोलो एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? वैसे प्रोटीन्स जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली या फिर पार्शियली क्या होते हैं, ब्रीड होते हैं, उसमें घुसे हुए होते हैं, ठीक है। और आपका पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है? वैसे प्रोटीन जो आपके मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सरफेस पे, और जिसको आसानी से हटाया जा सकता है। बात को आप समझ रहे हैं? तो इसी बेसिस पर आपका प्रोटीन दो टाइप्स का होता है। क्या प्रोटीन के बारे में इतनी बातें क्लियर है? अब आपका एनसीईआरटी और एक बात बोलता है, किसके बारे में? आपके प्रोटीन्स के बारे में। क्या क्या बोलता है देखो, अब यहां देखो आपका बोलता है एनसीईआरटी, ठीक है, ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग्स, जैसे कि तुम लोगों ने सी देखा होगा, ठीक है, जैसे अंटार्कटिका जो सी होता है, समुद्र होता है, उसमें जो होते हैं आइसबर्ग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब तैरते रहते हैं समुद्र में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का जो सी होता है, फॉस्फोलिपिड का जो समुद्र होता है, ठीक है, उसमें जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तैरते हैं, मतलब लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द लिपिड ऑफ, क्या बोलता है, फॉस्फोलिपिड्स। बात को आप समझ रहे हैं? तो आपका एनसीईआरटी बोलता है क्या, इतना बाहर का ही चले गया है जी, ठीक है। प्रोटीन्स आर, आपका एनसीईआरटी और एक क्या बोलता है कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग in the sea of in the sea of phospholipids, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में ये कुछ जनरल सा जानकारी है, आप लोग याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं किनसे, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपका प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तीसरा, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके, अगर बात करूँ फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, मानो एक समुद्र होता है, वो तो एक बाइलेयर होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें समुद्र होता है, और उसमें जो प्रोटीन होता है वो आपका क्या, जैसे आपका समुद्र में जैसे बोट होता है ना, नाव जैसे तैरते हैं एक बहुत बड़े समंदर में, ठीक उसी तरीके से आपका प्रोटीन्स होता है जो फॉस्फोलिपिड के समंदर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं आइसबर्ग्स की तरह। बात को आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा वही मैंने, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या मेरी बातें इतनी क्लियर है? जी सर, ये सारी बातें हमको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपका एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, किसका किसका बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, अभी अभी मैं बना लेता हूँ आपका फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारा सपोज दैट आपका प्रोटीन है, ठीक है, और ये उसके हेड्स बना लिया, ये टेल सारे, अब यहाँ पे देखो, इसका हम लोग नाम पहले, सबसे पहले नाम लिखते हैं, ठीक है, किसका क्या नाम है। ये आपका सर सबसे पहले क्या है, सबसे क्या है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का क्या है, बाइलेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड वो फिर किस में सर, बाइलेयर है, ठीक है। यानी देखो, ये तो एक फॉस्फोलिपिड हुआ, इसका दूसरा लेयर है ना, हाँ, चलो सर इतना तो हमको पता है। अब ये जो आपका अपर वाला है, ये आपका क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, जो कि सर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, इतना तो हमको अच्छे से पता है, हाइड्रोफिलिक है, यानी हाइड्रोफिलिक सर वाटर लविंग। और ये जो उसका टेल है, ठीक है, ये क्या है सर, ये है उसका टेल, जो आपका कैसा होता है, जो आपका कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग या फिर बोलो वाटर फियरिंग, ठीक है। अब देखो, इसमें जो होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है,
कुछ प्रोटीन्स जो या तो पार्शियली बरीड होते हैं या फिर कुछ आपके ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो फुल्ली बरीड होते हैं, ठीक है। वैसे प्रोटीन्स जो आपका पार्शियली या फिर फुल्ली बरीड होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली बरीड होते हैं, कंप्लीटली मेम्ब्रेन में धंसे हुए होते हैं, वैसे प्रोटीन को क्या बुलाया जाता है? वैसे प्रोटीन को बुलाया जाता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बुलाया जाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब आपका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन में कुछ क्या बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपका ना देखोगे कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। क्या पाया जाता है इसमें सर? कोलेस्ट्रॉल भी मिला जाता है इस कलर का, ठीक है। तो ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या एक टाइप का लिपिड ही है, ठीक है। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये आपका क्या काम करता है सर? ये आपको ठीक है प्रोवाइड, ये आपका क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। बात को आप समझ रहे हैं? अब देखो आपका जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जो मैंने एक नाम लिखा हो तुमको दिख रहा होगा, क्या लिख रहा है सर? कहाँ पे यहाँ पे आते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहाँ पे है? यहाँ पे ना। इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो तो मिटाने दो एक बार, 1 मिनट थोड़ा। चलो मिटा दिया। अब यहाँ पे देखना, ये जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसका नाम फ्लूइड क्यों पड़ा, मोज़ेक क्यों पड़ा? बात को आप समझो। अब देखो ये जो आपके फ्लूइड है, ठीक है, सबसे पहला वर्ड हम लोग समझते हैं सर, इसका नाम फ्लूइड पड़ा क्यों? क्या नाम पड़, क्या देख रहे हैं? फ्लूइड पड़ा क्यों? क्या? फ्लूइड। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया ना, यहाँ पे कहाँ पे बना रहा था मैं? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपके जो लिपिड्स होते हैं, कौन? लिपिड्स। तो वो क्या करते हैं? एक टाइप का आपका जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट शो करता है। बात को आप समझ रहे हैं? ये जो लिपिड्स होते हैं ये एक तरीके मतलब मूवमेंट कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको आपका बोला गया कि सर ये क्या होता है ना, ये आपके जो जैसे आपका मैं अगर बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कौन कौन से चीज़ों से कंपोज्ड होता है? आप बोलेगा सर एक तो आपका प्रोटीन लिपिड से बना होता है, ठीक है, एक तो आपका कौन? लिपिड से बना होता है, और दूसरा कौन होता है? आपका प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ये जो आपका लिपिड होता है, ठीक है, ये आपका लेटरल मूवमेंट शो करता है। लेटरल मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहता है, लाइक फ्लूइड जैसे होता है ना। तो इसीलिए आपका बोला जाता है कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये आपका क्वासी फ्लूइड होता है इन नेचर। किसमें? कैसे होता है? क्वासी फ्लूइड होता है किसमें? इन नेचर में, ठीक है। बात को आप समझे? क्वासी फ्लूइड का मतलब ये आपका लेटरल मूवमेंट शो करता है। तो लेटरल मूवमेंट आपका कौन? क्वासी। ये भी आपका लिपिड भी शो करता है, कौन सा मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट, ठीक है। और आपका जो प्रोटीन है वो भी शो करता है कौन सा मूवमेंट सर? लेटरल मूवमेंट। बात को आप समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से इसको क्या बोला जाता है? आपका फ्लूइडिटी। बात को आप समझ रहे हैं? ये जो आपको क्या दिखाता है? एक तरीके का फ्लूइडिटी दिखाता है। द मतलब इसीलिए आपका एनसीईआरटी में बोला जाता है द एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू शो इट्स लेटरल मूवमेंट, इसी को बोला जाता है क्या? फ्लूइडिटी। और इसमें आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है? आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नेचर में कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड होता है। बात को आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोज़ेक, मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक एक होता है रंग बिरंगा जो आपका पैटर्न होता है। बात को आप समझ रहे हैं? जिसमें चमकीला उमकीला सारी चीज़ें घुसा हुआ आता है। जैसे कि आपका जैसे तुम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें मतलब घुसी हुई है, लाइक एक पैटर्न की तरह सजा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है मोज़ेक। बात को आप समझ रहे हैं? अब देखो ये तो आपके कुछ वैसे प्रोटीन्स है, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ के आपके जो प्रोटीन्स है, ठीक है, जो आपका कंप्लीटली क्या है? इसमें बरीड है, ठीक है। ये जो आपके प्रोटीन्स है ये कंप्लीटली क्या है? यहाँ पे बरीड है। इसे ये जो आपके प्रोटीन्स है जो कंप्लीट बरीड है वो आपके कौन से प्रोटीन्स है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। बात को आप समझ रहे हैं? और जो आपका सरफेस पे है इस तरीके से, ये जो आपके सरफेस पे जो प्रोटीन्स है, ये आपके सरफेस वाले प्रोटीन्स को आप कौन कौन से प्रोटीन्स है जो सरफेस पे होते हैं उसको बोला जाता है आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना, ये सबसे पहले मेरा क्या है सर? ये जो आपका अपर लेयर है ये लिपिड लेयर, मतलब मैंने बोला फॉस्फोलिपिड का क्या है? ये एक बाइलेयर है। चलो इतना तो हमको पता है। अब देखो आपका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें आपके पाए जाते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। बात को आप समझ रहे हैं? क्या पाया जाता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे तुम लोगों का छूट रहा था, अभी याद आया। क्या क्या सर? क्या था वो चीज? यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग के सामने कब आया? जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ साल 1950 के बाद, ठीक है। अब
सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिकल एनालिसिस किया गया था किस पर, आपके आरबीसी के सेल पर, ठीक है। किसमें सर? इसमें एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस किया गया था किसका? आपका आरबीसी मेम्ब्रेन का। किसका? आरबीसी मेम्ब्रेन का। अब आरबीसी मेम्ब्रेन पे ही क्यों किया गया था? आपको पता होगा कि आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं? तो वैसा अब मेम्ब्रेन उस इस हिसाब से आपका जो आरबीसी होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका मेम्ब्रेन अकेला होता है। वो बात को आप समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस में, यूकेरियोटिक सेल में, उसके पास भी मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन होता है। अब अगर एक सेल में बहुत सारा मेम्ब्रेन होगा तो उसको थोड़ा क्या करना, उसका एनालिसिस करना या फिर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपका साइंटिस्ट ने कौन सा सेल लिया? आरबीसी लिया, क्योंकि उसमें ना आपका न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ उसमें आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी सेल का। इसलिए उसका जो होता है आपका, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब उन्होंने जब आरबीसी मेम्ब्रेन का क्या क्या स्टडी किया, उसमें उन्होंने क्या देखा कि ये जो आपका मतलब लिपिड है, ठीक है, आपका जो लिपिड है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका किसमें, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का अगर मैं बात करूं तो आपके, अगर मैं बात करूं किसमें, आरबीसी में, लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज भी उन्होंने बताया कितना, कि जो आपका प्रोटीन का परसेंटेज है वो कितना है सर, 52% है, और आपका जो लिपिड है वो कितना है सर, 40% है, और बाकी जो आपका 8% है वो आपके चाहे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं इसमें, क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन, और सारे जितने भी सारे अदर सारी चीज़ें हैं वो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आरबीसी मेम्ब्रेन का उन्होंने बात किया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ द परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लिपिड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, ये आपका वेरी करता है सेल टू सेल, ठीक है, वेरी क्या करता है, सेल टू सेल। बात को आप समझ रहे हैं? मतलब आपके डिफरेंट सेल में अगर मैं बात करूं, प्रोटीन एंड लिपिड का जो आपका परसेंटेज होता है वो आपका वेरी करता है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी सिर्फ बात बोला है किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। उन्होंने क्या बताया था कि जो आरबीसी में जो लिपिड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 40%, और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो आपका कितना होता है, 52%। बात को आप समझ रहे हैं? इतने सारी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, कहाँ पे है बबुआ, हाँ, अब देखो यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स पे, जैसे यहाँ पे ये जो प्रोटीन सरफेस पे होते हैं, इनको मैंने क्या नाम दिया था आपका, ये आपके होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपका, जब प्रोटीन्स में ना इस तरीके से कुछ शुगर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन्स में शुगर के चेन यानी कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब आपका ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, अब जब प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट का चेन लगा हुआ रहता है, ठीक है, जब प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट के साथ चिपका हुआ रहता है तो उसको आपका प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है क्या, गलाई, ठीक है, गलाई को। और ये जो आपका प्रोटीन होता है, अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपका बन जाता है ये ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। अब जब आपका ये जो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड से बना हो, चिपका हुआ रहता है, ठीक है, किससे, फॉस्फोलिपिड से चिपका हुआ रहता है, तब इस टर्म को हम लोग नाम देते हैं आपका किसका, इसको नाम देते हैं आपका किसका, ग्लाइकोलिपिड का। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइको को बोला जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? जी सर, इतनी सारी चीज़ें, जितने भी सारे मेम्ब्रेन्स के बारे में आप लोगों ने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटीन के साथ जब आपका कार्बोहाइड्रेट इसको चिपका हुआ ना, इसको आपका जैसे यहाँ पे प्रोटीन है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट चिपका हुआ है, ये आपका क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट चिपका हुआ है, ये आपका बन जाता है क्या, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्लाइको भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें अच्छे से तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, आपका जो एनसीईआरटी डायग्राम है इसको तुम लोग देख सकते हो आराम से, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं आपका फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब देखो, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है, कौन सी चीज़ों में हेल्प करेगा, सबसे पहले तो अगर सर सेल को अगर डिवाइड करना हो, ठीक है, क्या करना हो, सेल को अगर डिवाइड करना हो तो ये आपका सेल डिवीजन में अभी हेल्प करेगा ना नहीं। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपका सपोज दैट ये आपका क्या है, कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, कोई सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस जो है क्या कर रहा है, आपस में आहिस्ते आहिस्ते ये उसका जो न्यूक्लियस है, ये जो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, अब आहिस्ते आहिस्ते डिवाइड हो रहा है। तो ये जो सेल आपका, ये जो न्यूक्लियस अलग होके ये आपका क्या बना लेगा, दो सेल आपका दो डॉटर सेल में बढ़ जाएगा। सबसे पहला ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ये हेल्प करता है किसमें, सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। किसमें, सेल ग्रोथ, ठीक है, क्या करता है, सेल को अगर ग्रोथ करना हो तो उसमें भी आपका ये हेल्प करता है। सेकेंडली थर्ड चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये आपका इंटरसेल्यूलर जंक्शन, ठीक है, इंटरसेल्यूलर जंक्शन में भी हेल्प करता है। अब ये आपका इंटरसेल्यूलर जंक्शन क्या होता है, अब देखो ये मैं बस उसके जो बेसिक काम है वो बता रहा हूँ। अभी मेन काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स का बता, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो, वो सभी अभी मैं आगे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखो इंटरसेल्यूलर जंक्शन क्या होता है, जैसे आपका कोई सेल है, ठीक है, सपोज दैट ये आपका कोई सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस सपोज दैट तुमको इसके पास ट्रांसफर करना है, तो ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन आपस में सट जाएगा और ये एक दूसरे का क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस इससे आराम से आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, अब इस सेल को इससे जुड़ने का काम कौन किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। तो सबसे पहली चीज ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा, इंटरसेल्यूलर जंक्शन में भी ये हेल्प करेगा। अब अगर मैं आ जाता हूँ किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन सब्सटेंसेज, या फिर अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स का अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, हम लोग आ जाते हैं आपका इसमें, आ जाते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में क्या होता है, कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वैसे सब्सटेंस होते हैं जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आराम से क्या होता है, आर पार हो सकते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो आपके कैसे, वो आपका सिंपल डिफ्यूजन से, मतलब सिंपल डिफ्यूजन से वो क्या हुआ, आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं। वो फिर कौन से प्रोसेस के द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। अब आपका डिफ्यूजन होता है क्या, ये बात भी यहाँ पे समझ लो, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन आपका क्या होता है कि ये जो आपके मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डिवीजन आपका बेसिकली होता क्या है, मोलिक्यूल्स का जैसा हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मोलिक्यूल्स है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपका क्या मोलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन है, और हाई कंसंट्रेशन से मोलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो मोलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या होता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अब आपका जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन में आपके जैसे अगर मैं बात करूं O2 हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से आर पार हो जाते हैं, ठीक है। बट आपके कुछ वैसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्ट यानी सीधे आर पार नहीं हो पाते, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होने के लिए चाहिए होता है कुछ कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होता है, और इन प्रोटीन्स को हम लोग नाम देते हैं किसका सर, इन प्रोटीन्स को नाम देते हैं हम लोग, ये जो आपका पूरा चैनल दिख रहा होगा ना, इसको बुलाया जाता है क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बात को आप समझ रहे हैं। तो कुछ वैसे मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, वो ग्लूकोज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से नहीं आ जा सकता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ग्लूकोज कैसे जाएगा, तो उसको चाहिए होता है आपका कुछ कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होता है, कुछ जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। बात को आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें। तो आपका जैसे ये हो गया, अब ऐसे डिवीजन को जिसमें आपका कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, कोई द्वार चाहिए होता है, मतलब किसी पदार्थ को आने जाने के लिए, उसको वैसे डिफ्यूजन को बुलाया जाता है क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन में, ना ही सिंपल डिफ्यूजन ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों प्रकार के डिफ्यूजन में किसी भी तरीके का एनर्जी नहीं लगता। बट अगर जैसे आपका सोडियम आपका आयन हो गया, फिर पोटाशियम आयन हो गया, ठीक है, इसमें जब हमको मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ता है तो वो कहाँ जाता पता है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो जैसे आपका पानी का टैंक है, ठीक है, पानी का टैंक से अगर हमको जैसे नल अगर खोलें तो पानी वो आराम से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की आएगा, जिसमें हमको कोई भी एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। बट जब हम उस टैंक को पानी में भरेंगे
जब हम पानी उस टैंक में भरेंगे तो क्या हमको उसमें एनर्जी देना पड़ता है, मोटर ऑन करोगे पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लगता है, हाँ सर एनर्जी लगता है। तो वैसा आपका डिफ्यूजन जिसमें एनर्जी लगता है, ठीक है, वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आपका एनर्जी देना पड़े, आपको एटीपी देना पड़े, उसको आपका बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आपका किसी भी तरीके का एनर्जी नहीं लगता, किसी भी तरह का कैरियर प्रोटीन का जरूरत पड़े ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब आपका डिफ्यूजन में एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें आपका जो आपके मोलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आसानी से मेम्ब्रेन के आर पार आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स हो गया। बट अब जैसे अगर मैं वाटर का बात करूं, ठीक है, वाटर आपके मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो आपका वाटर होता है, ये वाटर जो होता है H2O, वो आपका मेम्ब्रेन के आसपास मतलब मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है, किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए आराम से वो आर पार हो जाते हैं। अब आपका ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है पानी का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे आपका सॉल्यूट कम हो, ठीक है, फ्रॉम आपका लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे आपका सॉल्यूट ज़्यादा हो। बात को आप समझ रहे हैं। तो वाटर जो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से आ जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। बट आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास आर पार आराम से आ जाते हैं। बट कुछ वैसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ वैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आने के लिए कुछ चैनल चाहिए होता है, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होता है, मतलब कुछ एक गेट चाहिए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वैसे प्रोटीन जो आपके उसको ग्लूकोज एक पार से दूसरे पार जाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। क्या मेरी बात हमको क्लियर है? जी सर हमको क्लियर है। अब आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि कोई मोलिक्यूल्स है, ठीक है, कोई मोलिक्यूल्स है, माना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आपके बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा, ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा डिफ्यूजन हो गया यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपके कुछ वैसे मोलिक्यूल्स हैं जो आपका मतलब हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से अगर कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन की ओर आएगा तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे तुमको पानी का टैंक में पानी भरने के लिए उसको पहले मोटर चलाना पड़ता है, उसको एनर्जी देकर पानी को ऊपर भेजना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब उस पानी को खोलोगे तुम उसमें एनर्जी नहीं लगता। बात को आप समझ रहे हो? तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें तुमको एनर्जी देना पड़े, जिसके लिए आपको क्या होता है उस कैरियर प्रोटीन का जरूरत पड़े, ठीक है, जिसमें आपको एटीपी लगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका किस में आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी भी यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करता होगा, जैसे कि आपको मैं एनसीईआरटी का एक रीडिंग मार देता हूँ अच्छे से, ठीक है। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात तो सही है, आपका जो इलेक्ट्रॉन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो काफ़ी क्या होता है, थिन होता है। थिन होने की वजह से इसको ना हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में आसानी से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमको इसका अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इसका डिटेल स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ा किसका था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसका इन्वेंशन कब किया गया था, साल 1950 में, ठीक है। मेनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ठीक है। आपका अगर मैं बात करूं केमिकल स्टडीज जब ह्यूमन आरबीसी का किया गया था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या देखा, इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ तब इलेक्ट्रॉन मतलब सेल मेम्ब्रेन का अच्छे से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपका जो है साइंटिस्ट को ज़्यादा आसानी हुआ। उसके बाद मैं अगर बात करूं, दिस स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आपका जितने भी सारी स्टडीज किया गया उसमें उन्होंने क्या पता चला कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेनली कंपोज्ड है किससे, आपके लिपिड्स और प्रोटीन से। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है, लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड, ठीक है, और टुवर्ड्स द आउटर साइड जिसका आपका कौन होता है, वो हाइड्रोफिलिक टेल होता है, वो फिर कैसा होता है सर, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। उसके बाद दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि जो उसका नॉन पोलर टेल होता है वो किससे बनाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। कौन सा होता है वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इज प्रोटेक्टेड फॉर द एक्वस रिक्वायरमेंट। उसके बाद होता है इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपका मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बात को आप समझ रहे हैं। उसके बाद लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो possess प्रोटीन, ठीक है, and carbohydrate. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein, ठीक है, and 40% lipid, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। कहाँ पे भाई साहब, कहाँ पे
ये बताया था मैंने, हाँ 52% प्रोटीन, ठीक है, और आपका क्या करता है 50% प्रोटीन कौन कंटेन करता है आपका ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, या फिर अगर मैं बात करूं किसका, ह्यूमन आरबीसी का, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल, ठीक है, मतलब कौन से प्रोटीन को कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस बेसिस पर। आपका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो होता है कौन सा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक, या फिर बोलो इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस, जो आपके पेरिफेरल होते हैं वो क्या होते हैं सरफेस पे लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स कम पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है, ये सारी चीजें हमको क्लियर है अच्छे से। अब अगर आपका एनसीईआरटी का अगला ये बोल रहा है एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, कब 1972 में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना था। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विच इज द ओवरली क्या होता है बाई लेयर, यहाँ पे छूट गया ना ये, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ठीक है। अब देखो सेमी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा था, क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड क्यों होता है, ये आपका फ्लूइड शो करता है, मतलब जो आपका मेम्ब्रेन होता है उसमें जो लिपिड्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, जैसे आपका लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी क्या करते हैं आपके लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन हो गया, इंटरसेल्यूलर जंक्शन हो गया, या फिर आपका मैं बात करूं एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे मेरा छूट गया उसके फंक्शन में, ठीक है, वो क्या था, ये वो आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आपके यहाँ पे हाँ फंक्शंस, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, 1 2 3, और इसका चौथा पॉइंट, यहाँ पे तुम लोग क्या लिख लेना 1 मिनट, इसका चौथा पॉइंट क्या था पता है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका हेल्प करता है किसमें, आपके पदार्थ के एंट्री को, कौन सा मॉलिक्यूल एंट्री करेगा, और पदार्थ के क्या बोलते हैं एग्जिट को। एंट्री और एग्जिट का कंट्रोल कौन करता है आपका, कौन करता है भाई, सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। अब देखो पदार्थ के अंदर, ठीक है, पदार्थ बोल रहे हैं सॉरी, मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ आएगा, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन कोई चीज़ अपने अंदर ले रहा है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज दैट ये आपका पदार्थ है, ये उसको क्या करेगा खाएगा, तो ये मतलब ये आपका सेल है, ये उसको खाएगा, तो ये सेल क्या बना लेगा अपने अंदर इस तरीके से एक ये बना लेगा और उसको अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। जब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो आपको सॉलिड फॉर्म में कुछ लेता है, ठीक है, या फिर बोले सॉलिड फॉर्म में कुछ लेता है, उसको आपका बोला जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और जब आपका जो आपका सेल होता है, ठीक है, वो आपका कुछ लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक करता है, ठीक है, कुछ अपने अंदर लिक्विड फॉर्म में लेता है, लिक्विड फॉर्म में कुछ अपने अंदर ले, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका क्या, पिनोसाइटोसिस, उसको क्या बोला जाता है, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और जब आपका जो सेल होता है, ठीक है, जब आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, इसको कुछ बाहर, इसको जो है वो बाहर कुछ एग्जिट करना है, वो किस तरीके से करेगा, वो इसको फिर यहाँ पे लेके आएगा और इसको फिर इस तरीके से सेल के क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बात को आप समझ रहे हो। तो आपको जब सेल, ठीक है, कुछ वोमिट करता है, कुछ अपने अंदर से बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है क्या, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है उसको, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यानी फैगोसाइटोसिस क्या हुआ सर, फैगोसाइटोसिस आपका क्या हुआ, सेल कुछ ईटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में सेल कुछ क्या कर रहा है, सेल ईटिंग, ठीक है। और जो आपका पिनोसाइट होता है, पिनोसाइट मतलब सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, सेल कुछ लिक्विड फॉर्म में ले रहा है, ठीक है। और आपका जो एग्जिट होता है, मतलब अगर सेल को कुछ बाहर निकालना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ अपने से बाहर कुछ निकालना हो, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। क्या मेरी बातें यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को मतलब क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे समझाया, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और जितने भी सारे मेरे चैंपियंस जो हैं यहाँ तक आ गए जुड़े, उनका मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा, ठीक है। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेज देना, ठीक है। सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। अब जितने भी सारे मैं
कंटेंट डालता जाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है भाई। बहुत सारा मेहनत लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ मेरी चीज़ें आपको, मेरी बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ भी रहा होगा, ठीक है। ना भी बैठा होगा, अगर आप लोगों को कुछ अगला कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके पास पड़ा होगा, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि अगला सर हमको ये वीडियो बना के दीजिए या ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।